आपको कामयाब बनने के लिए जो नंबर 1 प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करना है वो है कि आप जो पेमेंट लेते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करें। तो दुनिया कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। हर जगह ऐसे लोगों का अभाव है, ये तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पैसे में खराब है वो है ही खराब जी, है ना। किसी को पहचानना है ना, किसी आदमी को खाली पैसा दे के देखो कि पैसे में उसकी नीयत कैसी है, बस समझ जाओगे आदमी कैसा है। बाकी तो सब अच्छे दिखते हैं, बात ना धिंगाना करते हैं, इतना हाइप करते हैं, वो सबको सिंपल रखो यार। आर्ग्यूमेंट कर लेता था मैं, फौजी लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर जब ये बुक पढ़ने लगा तो मुझे लगने लगा कि यार सब लोग डिफरेंट हैं। आप ही सही हो, अपने ही हिसाब से होगा, ऐसा नहीं होता है। इवन चैनल पार्टनर्स को जो सोर्सिंग मैनेजर्स है डेवलपर के, वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं, दिस इज अबाउट टू बी कमिंग, ये अभी यहाँ पे आने वाला है, ये वाला यहाँ पे कमर्शियल आने वाला है, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर्स के शॉप ओपन करेंगे, सबसे पहले हम प्रीमियम यूनिट्स ओपन करेंगे। मेरे लिए 20 घंटा काम करने के बाद भी मैं सोता रात के 2 बजे भी कोई बोले ना, मैं भाग के जाऊँ दिखाऊँ, क्योंकि जीना मरना है यार, बेइज्जती हो जाएगी, किसको मुंह दिखाएंगे। आर्मी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, घर वाले बोल रहे थे देखते हैं क्या कर लेगा, ये फेल होने का वेट कर रहे थे दोस्त लोग, पर मैंने बोला कि यार ये मौका है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। दिस इज एपिसोड 3 और आज मैं आपके सामने रियल एस्टेट की एक काफी जानी मानी हस्ती को लेके आया हूं। इन्हें 11 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट कंसल्टिंग का, और उसके पहले ही इज इनटू डिफेंस बैकग्राउंड, डिफेंस में काम कर चुके हैं, और साथ ही में 11 साल अभी सक्सेसफुली वो अपनी खुद की रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म चला रहे हैं। और उसी के साथ now he is doing more of a good work for the society. Now he is training real estate consultant and agents from last few years. And he got more than 1 lakh plus subscriber over YouTube. मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, he is none other than Mr.Sanat Thakur. तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे, और ये डेफिनेटली पॉडकास्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है, इंसाइटफुल रहने वाला है, और साथ ही में ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी और मोटिवेशन देके जाएगा। सो लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन। हेलो सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हेलो निखिल, कैसे हो? सब बढ़िया सर, हाउ आर यू? I'm fine, Nikhil. How are you? So I'm great, sir. I'm doing great, and thank you so much for coming. It's been a pleasure to have you here. तो सर वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आप अपने थोड़े बहुत लाइफ के बारे में बताएं। आपने हाउ यू स्टार्टेड इनटू रियल एस्टेट, कैसे आप डिफेंस से रियल एस्टेट कंसल्टिंग में आए, थोड़ा बहुत अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। चलिए दोस्तों, मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, तो मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते। मेरा नाम सनात ठाकुर है, और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी इंडियन आर्मी से। मैंने वहाँ पर सर्विस की 16 इयर्स लगभग करने के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, और उसके साथ एक बड़ी अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है कि अब मैं रियल एस्टेट में हूँ, और लगभग 11 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरी जो फर्म का नाम है वो कारगिल है, और क्योंकि मैं कारगिल वार में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और उसी दौरान मेरा बेटा हुआ था जिसका नाम मैंने कारगिल रखा। That's great. तो मतलब बड़ा पैट्रियाटिक हूँ। और तो मैंने आर्मी से स्टार्ट की थी निखिल, और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और करना चाहता हूँ मैं, है ना। तो मैं ढूंढ रहा था, आई वॉज इन लुकिंग जोन कि मुझे अमीर बनना है, बड़ा कुछ करना है। और यहाँ पर आर्मी एक नोबल प्रोफेशन है, बट अगर आप पैसे वाइज देखेंगे तो वैसा नहीं है, मतलब देश की सेवा एक डिफरेंट चीज़ है। पर मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। तब फिर मैंने कहा कि चलो बाहर कुछ ट्राई किया जाए। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद एक कंपनी ज्वाइन की, प्राइवेट जॉब किया एज अ परचेस मैनेजर। किसमें सर? कंपनी का नाम अगेन मेरे लिए थोड़ा सा वो अगेन रियल एस्टेट की कंपनी है, और बहुत फेमस है, वन ऑफ द फेमस कंपनी, टॉप 10 कंपनी इन पुणे इन कंसल्टिंग, या एज अ परचेस मैनेजर। एंड चल मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, वीटीपी आप जानते हैं, विलास कुमार थनमाल पालरेशा, वो बंदे के साथ पर्सनली काम किया है मैंने। Oh, that's great, that's great. So you are in purchasing. Yeah, I was in purchasing. And how come you came into real estate consulting? Okay, then there is another story. ये जब मैं आर्मी में था 2002 में, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था एक कंपनी, और जिसका नाम एमवे है, जो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत कहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ढूंढता रहता था और क्या करूं यार, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो मुझे बोला था कि कर लेना चाहिए, और उसे किया, और उसमें अगेन मैं बहुत एक्सीड कर गया। वहाँ पे जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रूबी, ये सारे लेवल्स रहते हैं जहाँ पे आपकी टीम की साइज़ बहुत बड़ी होती है। मतलब उस टाइम पे अगर मैं याद करूँ तो 2000 से ज़्यादा लोग थे जिनको मैं लीड कर रहा था पूरे देश से। तो वो चीज़ थी जहाँ पे मैंने सेल्स मार्केटिंग सीखी, और फिर रियल एस्टेट में वो काम आया मुझे।
ट्रू। एंड अगेन जो यूट्यूब चैनल भी आ गया मेरा जी। वो आया कि वहाँ पे मैं लोगों को मतलब स्टेज पे जाते थे हम लोग, मोटिवेट करते थे हमारे जो अपलाइन डाउनलाइन, तो वहाँ से मुझे चस्का लगा था रिकॉग्निशन का। रियल एस्टेट में पैसा बहुत है, रिकॉग्निशन नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी जर्नी है, फिर मैं पिछले 11 सालों से रियल एस्टेट में हूँ। ओह दैट्स ग्रेट सर। जस्ट वांटेड टू से, मैंने जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन में भी कहा यू आर अ रियल एस्टेट कोच, राइट। सो आपने रियल एस्टेट कंसल्टिंग की फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। आप कारगिल प्रॉपर्टीज चला रहे हो, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू गॉट योर इन्वेस्टमेंट एज वेल। काफ़ी अच्छे से आपने बिजनेस को अपना रन भी किया और इसे आप एक्सपांड भी कर सकते हो और अभी भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल यू गॉट इनटू रियल एस्टेट कोचिंग। आप अभी रियल एस्टेट एजेंट्स को मदद कर रहे हो, उन्हें ट्रेन कर रहे हो आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू, आपके ऐप के थ्रू। सर क्या पर्पज है इसके पीछे? ओके, मुझे लगता है कि सक्सेस सही मायने में ये होती कि आप कामयाब बनते हैं, साथ में और कितनी जिंदगियों को इंस्पायर करते हैं कामयाब बनने के लिए। यू नो 3 तरह की ज़िंदगी होती है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जब हम शुरू होते हैं, यंग होते हैं, कहीं जॉब मिल जाए। देन लाइफ ऑफ सक्सेस होती है जब आप आपके पास पैसा है, समय है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, वेकेशन पे जा रहे हो। और थर्ड होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जो मैं चाहता था। और सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप तो बने, पर आपने कितने लोगों को कामयाब बनने के लिए मदद किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम जो जानते हैं, क्योंकि मैं जब आया था तो देखा था इसका बहुत अभाव है। मैंने बहुत सारा जाके सर्च किया कि कुछ बुक पढूं, तो इंडिया में कोई ऐसा राइटर नहीं है जिसने रियल एस्टेट पे, मतलब बहुत सारे वेस्टर्न राइटर हैं, बट वो वहाँ का जो तरीका है काम करने का काफ़ी ऑर्गेनाइज है। और जब मैं आया था, ये 2013 की बात है, तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब ब्रोकर वो हुआ करते थे जो कुछ नहीं कर पाते, जो फेलियर हैं या जो गुंडे होते हैं तो वो बड़ा डरावना सा था। और तो मुझे लगा कि यहाँ पे कमी है किसी की अच्छे कोर्स की, और इस वजह से मैं फिर बाद में अभी धीरे धीरे लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। एंड सर, अभी आई एम अ अर्ली फॉलोअर ऑफ योर चैनल एज वेल। मैंने बहुत से आपके वीडियोस देखे, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल इंसाइट विच यू हैव गिवन मी फ्रॉम योर यूट्यूब वीडियोस। सो सर, अभी आप रिसेंट में आप अपनी ऐप के बारे में भी बता रहे थे। आई हैव सीन दैट वीडियो एज वेल कि आपने अपनी खुद की ऐप लॉन्च की है विच इज़ फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। निखिल, मैं सबसे पहले तो कहूँगा आपने काफ़ी होमवर्क कर रखा है, सारी बातें आप मेरी जानते हैं। और मुझे ये तक याद है कि आप और हम एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में एज अ टीम काम कर चुके हैं, मुझे तो वो दिन याद है। खैर, जैसे ऐप की बात की, तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी बिजनेस में टेक्नोलॉजी का लिवरेज करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप बैलगाड़ी से चल रहे हैं आज के युग में, ऐसा होगा। तो मुझे हमेशा, मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। और जब मैं ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था तो मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा रिसोर्स है जिससे कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, और इसको कम से कम कीमत में कैसे हम दे सकते हैं। कोई भी बिजनेस की सक्सेस यही होती है कि आप बेहतर चीज़ दो और कम कीमत पे दो, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो जो ऐप है वो सनत, जो मेरा नाम है, मैंने कहा ये सिंपल रहेगा, तो उस नाम से मैंने वो चालू किया। और अभी जस्ट हम लोग, मेरे ख्याल से पिछले बर्थडे पे जब मैं 50 साल का हुआ, तो 50 साल मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए दी। अब बाकी मैं सोचता हूँ लोगों के लिए कुछ करूँ, तो मैंने लॉन्च किया था। दिस इज इंस्पायरिंग सर। सो जस्ट वांटेड टू आस्क यू सर, अभी मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर एक्सपोज हो रहे हैं कि कोई तभी उन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिया लाखों रुपए का, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर उसका कोर्स ही कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। एक नॉर्मल अगर किसको रियल एस्टेट कंसल्टिंग में आना है और वो अगर कोई कोर्स लेने जाए, ऑब्वियसली दे आर यूथ, दे वांट टू स्टार्ट विद द मिनिमम कैपिटल, राइट। सो और आपकी ही वीडियो से आई गॉट टू नो दिस इज द बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम कैपिटल। सो ऐसे वक्त पे अगर किसको ट्रेन होना है तो डेफिनेटली ही कैन नॉट स्पेंड लैक्स, उसके पास हार्डली मिनिमल अमाउंट होता है। सो जस्ट वांटेड टू आस्क यू व्हाट आपका क्या कोर्स का फीस है? आपको यकीन नहीं होगा निखिल मैं मतलब आप 2 लोग अगर हम बैठ के चाय पिए तो उतने में आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओह, इज इट? यस। मुझे लगता है सेलिंग का, या जो मेरा अपना खुद का अगर मैं बताऊं पूरा तजुर्बा अभी तक का, तो आपको कामयाब बनने के लिए जो नंबर 1 प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करना है, वो है कि आप जो पेमेंट लेते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करें। ट्रू। तो दुनिया कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। हर जगह ऐसे लोगों का अभाव है, चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर देखो। इवन हम बोलते हैं ना रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन है, इतने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस। आप जितना पैसा ले रहे हो ना, उससे ज़्यादा डिलीवर तो करो, वैल्यू ज़्यादा ऐड करो, देखो बिजनेस कहाँ जाता है। तो मैंने कहा पैसे कमाना मकसद नहीं है बॉस,
बंदा जो आए, जो वहाँ पे इन्वेस्ट करे, जो हम ट्रस्ट करके आ रहा है ना, तो वो वहाँ के बाद खुद जाके शोर मचा दे। ट्रू। सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। तो मैं चाहता हूँ कि पैसे ना, वो लोग बाद में अपने आप देंगे पैसे, तो पर ज़्यादा नंबर से आए। एक कोई 50,000, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर है वो लोग पैसा, मैं आपको बताऊं, मुझे कभी कभी बड़ा बुरा लगा। मतलब मैं ये चीज़ें तो पहले से भी जानता था, क्योंकि मैं MLM इंडस्ट्री में रह चुका था। ये कर क्या रहे हैं जी? इन्होंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया है, बट ये सेलिंग पे एक आलू नहीं बेचा है, बट ये इतने बड़े बड़े ऐसे, खाली गूगल किया, कट कॉपी पेस्ट, एक टीम बना रखी है, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बट रियल में वो लोग वो बिजनेस नहीं करते हैं। इनफैक्ट अपने जो ऑडियंस है उनको समझना पड़ेगा कि बंदा करता क्या है, उसका काम है मोटिवेट करना। वो हर टॉपिक पे बोले जा रहा है। मतलब मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसका देखा, मैं हंसो, फिर भी मिलियन में उसके जो व्यूज हैं, जो रियल एस्टेट, हाउ टू स्टार्ट रियल एस्टेट बिजनेस, और मैं देख रहा हूँ एंड वो SM का है। मतलब आप जानते होंगे कौन है वो ऐसा बंदा जो एक्सपोज कर रहे हैं दूसरा को। तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब पैसे के पीछे हैं। रियल में दिल से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बिजनेस का सीक्रेट बताते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस देने वाले बहुत कम लोग हैं। हार्डली कोई बताता ही नहीं है बिजनेस के सीक्रेट। मेरे को बताओ, अगर धीरू भाई अंबानी बताता मैं साड़ी बेच रहा था, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, यूट्यूब बनाता और बता देता, मैं ऐसे कितने लोग अमीर बन जाते। ट्रू, सिंपल। पर उसने कुछ नहीं बताया। तो बिजनेस के सीक्रेट तो कोई सगे भाई को भी नहीं बताता। मैं बता दिया मेरे कपड़े की दुकान है भाई, ऐसा ऐसा है, वो हम सामने डाल देगा, मेरा ही आधा धंधा होना है। तो कोई बताता नहीं। मेरे जो अच्छे दोस्त लोग हैं ना, मेरे को चिढ़ते हैं, यार तू सबको सिखा रहा है यार, अपने पेट पे लात मार रहा है, यू नो। पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई आदमी जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े सपने हैं और चाह है कुछ करने की, भूख है, और वो बोलता है मेरे तो करोड़ों छोड़ा नहीं है माँ बाप ने, मेरे पास बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए रियल एस्टेट है और उसके लिए सनत ठाकुर है। ओह दैट्स ग्रेट सर, इट्स सो इंस्पायरिंग। सो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। ऐसे कई बातें मैं अभी सनत सर के साथ करने वाला हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे कई पॉडकास्ट आपके सामने लेके आऊँ और मेरे पॉडकास्ट पे ऐसे ही कई जानी मानी रियल एस्टेट की हस्तियां आई, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिए और साथ ही में कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं ऐसे कई पॉडकास्ट आपके सामने लेके आता रहूं जो कि मोटिवेटिंग एंड नॉलेजेबल हो। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट। ऑल्सो सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, अभी यू आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। 11 साल में आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत अलग अलग तरह के क्लाइंट देखे होंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू नो योर फीलिंग व्हेन यू क्रैक्ड योर फर्स्ट डील. How was your experience? How was the journey? What is the story behind it? Okay. And how was the feeling you get at that time? Okay, all right. दोस्तों ये बड़ा ही मतलब मज़ेदार होगा। कई लोग आते हैं देन वो 2-4 रिजेक्शन के बाद भाग जाते हैं जी। आपको मैं बताऊं तो मुझे इनिशियली 17-18 रिजेक्शन आए। आई वाज आल्सो अबाउट टू क्विट के यार नहीं होगा अपने से, ये यू नो बहुत मुश्किल है ये जी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, ये नो तो आने ही हैं सभी के लिए ये। बट जल्दी मेरे ये समझ में आ गई कि शायद मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ पर मैंने पहले जॉब किया है और जॉब मेंटालिटी से बिजनेस कर रहा हूँ, शायद कुछ तो गलती हो रही है, तो मुझे एक मेंटर की ज़रूरत है। और तभी मेरे एक दोस्त थे जो कि मेरे साथ एमवे में भी थे, मेरे अपलाइन डाउनलाइन होते थे, और उनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ आचार्य, और वो साइड में पार्ट टाइम में कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ जुड़ा और उसके बाद पलट के नहीं देखा दोस्त। क्योंकि शुरू में हम क्या सोचते हैं ना कि छोटी चीज़ें करें, मैं 1 रूम किचन, एंड मुझे याद है कि पहला फ्लैट 18-20 लाख का होगा, कि सेल्फ इमेज लो रहती है और मुझे करोड़ बोलने में भी टाइम लगा था शुरू में। कितने टाइम है हम लोग नॉर्मल फाइल नॉट फाउंड आती है जब बोले करोड़ की बात, तो डर लगता है ऐसा करोड़ की कोई डील रही तो हम पैनिक हो जाते हैं। आई नो द फीलिंग। तो लाख तक तो ठीक था, तो मुझे वो दिक्कत आती, तो मैं छोटी चीज़ों में गया और वहाँ सक्सेस ही नहीं मिल रहा है। देन मैं इनके साथ बैठा, तो मेंटर का यही फायदा होता है लाइफ में। उन्होंने बोला सनत तू ना बड़ी चीज़ों में कर। वो मैंने कहा ऐसा? बोला हाँ तू बना है बड़ी चीज़ों के लिए। वो मुझे अच्छे से समझ रहे थे, तो मैंने किया। तो एक खराड़ी में मेरा पहला ट्रांजेक्शन, में सैटिन ब्रिक नाम की सोसाइटी मुझे याद है, वहाँ पे मैंने की थी। और वहाँ पे भी मतलब कि जैसे आप लोग गलतियाँ करते हैं मैं भी करता था, मैं इतना एक्साइटेड रहता था ना। तो मैंने कॉल किया, वो सामने वाला बंदा ब्रोकर था पर मुझे लगा ओनर है वो। कई बार ऐसे ना ब्रोकर लोग भी ना ओनर बन के डाल देते हैं लिस्टिंग लीड के लिए, है ना, पैसे में कौन खरीदे।
तो भाई ने बोला हाँ मेरी चाबी यहाँ पे रखी हुई है, और मैं सोचा ओनर से ही बात हो रही है, और मैंने दिखाया और एक्साइटमेंट में ही डील क्लोज कर डाली, और वो क्लोज हो गई। तो आचार्य सर के हेल्प लेना था, तो मैंने कहा कि चलो ओनर से मिलते हैं, तो पता लगा यार ये तो ब्रोकर है। मैंने कहा यार आधा ब्रोकरेज हो गया इसमें। बट स्टिल यू मेड इट। यस वी मेड इट। सो सर कौन सी डील थी वो? वाज इट रेंटल, रीसेल और? नो, सेल की थी। ओके, सेल। रीसेल तो मैंने किया ही नहीं, मैं इज्जत के खिलाफ समझा है। रीसेल क्या करेंगे अपन, तो चीज ही बड़ी है। क्योंकि वो मुझे सेकेंड डे डील लग गई जब मैं आचार्य सर के साथ करना चालू किया। ओके, तो फिर तो पलट के ही नहीं देखा बॉस। और जो एक्साइटिंग जो मेरी अपनी पहली डील थी ना, वो मैं बताना चाहूँगा, वो बड़ी मज़ेदार रही। मतलब कब मैंने एकदम स्ट्रांग डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को मतलब बस रियल एस्टेट करना है। ओके। तब तक मैं 2 चीज़ कर रहा था। मतलब तो वो था कि एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, मेरे पहचान के थे, और उन्होंने कहा मुझे एक घर देखना है पर ग्राउंड फ्लोर पे। उनको हाइट से थोड़ा फोबिया था, डर लगता था, तो ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए। और पर्टिकुलर एक सोसाइटी में उनके ब्रदर ने ले रखा था, डॉक्टर केतन आनंद, चेतन आनंद, 2 भाई थे, ये दोनों डॉक्टर थे। तो उसने बोला भाई ने लिए मुझे ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। मैंने ढूंढना चालू किया, तब OLX और क्विकर, क्योंकि पेड मैं कैंपेन नहीं करता था, तो यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट डाल दी। या जो भी ब्रोकर लोग थे उनसे कांटेक्ट करने लगा, बट नहीं मिला। पर घूमते घामते सोसाइटी में एक बंदा पहचान का मिल गया, जो वहाँ सोसाइटी का मैनेजर था। और वो सनत तू कहाँ? अब मुझे शर्म आ रही कि मैं अपने आप को एजेंट कैसे बताऊँ। तब मैं हाँ, मुझे बड़ा ऐसे लगता था यार कौन बोले एजेंट है, अपन एजेंट मतलब ऐसे ही लोग एक्सेप्ट मेरे दिमाग में ऐसा था। मतलब जी सर, स्टार्ट में तो भाई उसने बोला, मैंने कहा कि यार एक दोस्त, मैं बताया नहीं रियल एस्टेट का काम करने लगा हूँ। मैंने कहा कि एक दोस्त का रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसे ही आए थे, तो मिल गया उसी सोसाइटी में। अरे बोला क्या है, अब नाम नहीं ले सकते। उसने डेटा दे दिया उठा के पूरा, बोला ये उसके पास ही है सब। उसने बोला कि देख लो जो भी ग्राउंड फ्लोर वाला, देख लो कुछ होता है आपका काम। मैंने गया, तो कुछ भगवान की भी कुछ इच्छा होती है, गॉड हैज सम प्लान। यार आप आए हो ना, कोई तो रीज़न है जी। अब मैंने जिस बंदे को पहला कॉल लगाया, वो बोला यस मुझे बेचना है। मैंने कहा बात बन गई। अरे वाह, म्यूजिक बजने लगी, क्योंकि मेरा तो 2 लाख रुपए सेट हो गया। उसने बोला 1 नहीं 2 फ्लैट बेचने, 1 करोड़ 20 लाख का। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो नेगोशिएट होके 1 करोड़ में हो जाएगा। डॉक्टर को फ़ोन लगाया, सर मैंने ढूंढ लिया आपके लिए फ्लैट। वो बोला कि कल 1 बजे, मुझे आज भी टाइम याद है, पहला डील भूलता नहीं इंसान। तो मैंने 1 बजे मैंने उसको बताया, बोला ठीक है 1 बजे मिलते हैं। और बोला मैं आऊँगा नहीं देखने, क्योंकि उसकी एक डील होते होते कैंसिल हो गई थी ग्राउंड फ्लोर की। तो वो बड़ा ऐसे था कि मैं जाता हूँ तो अपशगुन हो जाता है, इससे अच्छा मैं दूसरे को भेजूंगा, सब मालूम है, सोसाइटी मालूम है, बस मैं नहीं जाना चाहता। 1 या 2 डील कैंसिल हो गई थी उसका। तो उसने अपने भाई को भेजा, भाई आया, मैंने दिखाया, और उसने बोला कि पसंद है हमको, तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे से मतलब है। उसने बोला कि 1 से कितने, मैंने बोला 1 तक करा देंगे सर। तो गया, और ओनर था, ओनर का नाम है सुरेश हेमरजानी, मतलब याद है, मतलब अभी तो याद। तो वो बंदे को बोला सर पसंद आ गया, फाइनल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, कुछ देखो क्या कम कर सकते हो। मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार 10-20 तो होगा ही नेगोशिएट, इतनी बड़ी चीज़ है, करोड़ों वाली चीज़ है। उसने बोला कि बाहर निकलो फ्लैट के। हाँ, बोला बाहर चाय पियेंगे, नेगोशिएट इतना ही होगा, खुद का ब्रोकरेज छोड़ दे। 1,20,000 छोड़ दे, उतना कम करूँगा, बाकी मैं ये मेरा फाइनल प्राइस है। अरे मैंने क्या सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो पूरे अरमानों पे पानी फिर गया, जो खुशी थी वो गई। मैंने कहा यार ये क्या है, ऐसा आदमी भी है। उसने बोला बस खत्म, बाहर निकलो। मैं डॉक्टर को गया, सर ये बंदा तो ऐसे बोल रहा है। बोला कोई बात नहीं, चेक दे दो। हेलो मतलब जब होना होता है ना चीज़ें कभी कभी, तो ऐसी हो जाती है आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसने जब 5 लाख का चेक दिया, he got convinced? या कन्विंस्ड। उसको तो बस कोई ढूंढ के ला दे, 1,30 भी बोलता तो दे देता ये आदमी। पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं। आपको 5% लोग ऐसे भी मिलेंगे। आप सबको एक ही मत समझो कि सब आएंगे नेगोशिएट करेंगे ये रोएंगे। कुछ लोग हैं 5% ऐसे हैं, 15% बहुत टेढ़े हैं, 80% एवरेज रहेंगे। तो ये रहता है। तो बॉस वहाँ पे क्या हुआ, उसको अब मेरा देखो, मुझे कुछ पता भी नहीं कैसे रियल एस्टेट काम करता है। सेकंड डे गया, मैं बोला मेरा पैसा दे दो अभी। 5 लाख का टोकन दिया, मैं सोचा अभी मेरे को पैसे, और दूसरे दिन मैं पैसे भी लेके आ गया। और डॉक्टर को भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। तो उसने बोला 20,000 बाद में देता हूँ सनत, 1 लाख रख ले। एक पहले कैश बहुत चलता था, अभी तो कम हो गया है। अभी तो सब एक में ऑनलाइन जीन्स में ट्रांजैक्शन। ऐसा पैंट थी, 50,000 के 2 बंडल डाले, घर में आया, मेरे खुशी का टिका। मेरे को 5,000 भी देंगे ये काम के, कि बस गया, एक कॉल किया, दिखाया तो 5,000 बहुत है यार, ये तो 50,000, 1 लाख लेके आ गया। मैं ऐसे घर में घुसा ही, ऐसा बंडल ऐसा हिलाते हुए वाइफ को बुलाया। मैंने बोला बस
अभी सनत ब्रोकर बन गया खत्म। उसके बाद पलट के नहीं देखा। That's really nice. So sir, just wanted to ask you कि हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस है। हमारे इसमें भी 3 प्रकार के ब्रोकरेजेस है। कोई रेंटल करता है, कोई रीसेल करता है, कोई प्राइमरी सिर्फ न्यू प्रॉपर्टीज़ करता है। आई स्पेसिफिकली डू प्राइमरी प्रॉपर्टी बिकॉज आई हेजिटेट यार रीसेल में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हर कोई स्पेशलाइज्ड हो गया अभी ब्रोकिंग में भी। सो रीसेल का मैं सबसे बड़ा ये चैलेंज सुनता हूँ कि यार ब्रोकरेज देते वक्त थोड़े से आनाकानी करते हैं क्लाइंट्स, तो उसका कैसे आपने वो टैकल किया? हाउ यू डिड यू फेस दैट काइंड ऑफ चैलेंज एंड हाउ यू मैनेज दैट? ओके, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मतलब मैं अगर बताऊं तो जो मतलब जिसने कम काम किया होगा उसके साथ कम, मैंने उससे ज़्यादा फेस किए, कई पैसा डुबाया, बहुत हाथ जलाया अपने। तो शरीफ थे हम लोग, तो हम सोचते थे कि ऐसे होंगे लोग, तो लोग डायरेक्ट जो करते हैं या ब्रोकरेज में डुलाते हैं। बट हर गलती के साथ मैंने सीखा, गलती को रिपीट नहीं किया। यू अडेप्ट। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे उसके लिए प्रिकॉशन। पर क्योंकि मैं स्किल विद पीपल जानता था, तो मैं साम दाम दंड भेद ये चारों लगाने पड़ते हैं अगर ब्रोकरेज वसूलना है। तो खाली आप प्यार से बोलो तब भी कई क्लाइंट है नहीं देता, जो करना है कर ले। किसी को भाईगिरी करो, देखता हूँ घर में घुस के ले लूँगा तो बिजनेस खराब हो रहा है, वो भी ऐसा होता है। तो आपको ये चारों देखना है कि क्लाइंट कैसा है। पर बेटर है कि आप शुरू में क्लियर कम्युनिकेट करो, ठीक है, कि भाई मेरा इतना ब्रोकरेज आएगा। नेगोशिएट करना अब भी कर ले जब डील हो रही है। एंड में जब लेने जाता हूं तो मैं एक पैसा नहीं करता। करना है 1 लाख देना था, मैं 20,000 दूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरी मर्जी, करना है करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा कि नहीं जमता पापा, नहीं करना है। तो बाद में सरप्राइजेस नहीं आते जी। पहले मैं इतना था, एक जैसे बताता हूँ, एक बार डील हो गई पर इतना एजिटेट होता था खुद ही ब्रोकरेज मांगने में, पूछो मत। डील करते बैठा, सब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद मैंने बोला ब्रोकरेज, तो वो एकदम बोली कि भाई मेरे को तो बोला ही नहीं ब्रोकरेज का। मैं तो गया हूँ कि आज तो मेरे पास आने वाले हैं 1-1.25 लाख रुपए, और उसने बोला मेरे को तो कभी बताया क्या शुरू से? मैंने कहीं कुछ, और सच में बताया नहीं था। मैं खुद ही इतना डरता था, मैं सोचा ऑलरेडी अंडरस्टूड तो रहता ही है कोई बेच रहा है। तो बोली मेरे को नहीं बताया, मैं कैसे समझूंगी सनत? और उसको तुरंत फिर बुक करके गाड़ी बीड़ी निकलना था। मैं बोला गए काम से, फिर बड़े हाथ पांव जोड़े उसके, मतलब मैंने बोला देखो मैडम क्या करेंगे, ये हमारा तो ये काम है, कोई करता है क्या फ्री में ऐसे। पर उस बार झटका लगा, उसके बाद मैंने ये चांस नहीं लिया। डील होती थी, एमओयू बना रहे हैं या जो भी मेल डाल रहे हैं, उसमें लिख देता हूँ कि मेरा इतना ब्रोकरेज है, क्लियर, या मेरे पास कोई ना कोई उसका एसएमएस या कोई कॉल रिकॉर्डिंग कि भाई ये बाद में दिक्कत आती है, ये दोबारा चांस नहीं दूंगा कि बाद में कि आपने कब बताया था, उतना तो नहीं करूंगा। बट ये चैलेंजेस आते हैं। पर जैसे जब आप अनजान हो ना, अजनबी हो, तो सामने वाला फ़ायदा लेता है जी। पर जब आज है तो आज कोई करता ही नहीं, कोई नहीं करता। उसको पता है ये एकदम घिसा हुआ है, 10-11 साल हो गए, बातचीत वो सब उसको समझ जाता है कि ये ब्रोकर एकदम सॉलिड है। पर जब नया था ना तो लगाया चुना लोगों ने। पर एक कलाकारी मैं बताऊंगा जो बहुत हंसने लायक है, मज़ेदार है, फ़नी है। एक से मैंने बोला कि भाई मेरे को रेंट पे दिया 2 BHK 25,000 ब्रोकरेज हो गया, उसने 20 दिया, 5 दे ही नहीं रहा। और मेरा नियम था कि पहले कर ले नेगोशिएट, बाद में नहीं चलेगा। अब वो रहने लग गया। मैंने बोला अच्छा, मैं तो अभी 5 चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा सर 5 दे दो, जो बात हुई थी वो दे दो। बोला नहीं। तो मैंने कहा 20 भी मत दो। अभी मैं एक नया तरीका आदमी, मैं लोगों का ईगो थोड़ा सा हर्ट कर देता था। मैं बोलता था कि सर आपको बहुत ज़रूरत है लगता है पैसे की, तो आप रख लो ना। मैं वैसे भी बहुत चैरिटी वेटी कर डालता हूँ, दान बीन दे देता हूँ, तो आप है ना भूखे नंगे लोगों को रख लो, चलो आपको दिया, नहीं चाहिए पूरा मत दो। वो आदमी बोलता नहीं लो। तो उसने, मैं बोला कि ठीक है आदमी भेजो, गया, उसने 20,000 ही दिया। फिर भी ये सब स्टोरी के बाद भी आया मेरा दिमाग सर का। मैंने कहा कि अब तू जा, उसको लेके आ, नहीं तो तेरी जॉब ही निकाल दूंगा मैं। सटक गया कि अभी मेरे को चाहिए ही नहीं, इस आदमी को तो मेरे को लेना ही नहीं है पैसे। अब ये आदमी बोला जॉब जा रहा है, ये गया सर पैसे ले लो, वो ले नहीं रहा है पैसे, उल्टा हो रहा है। मैं बोल रहा नहीं तू रख, तेरे को ज़रूरत है बहुत, कोई बात नहीं। तो ये बोला ले नहीं रहा। मैंने बोला तेरी जॉब जाएगी। इसने भाई ने पैकेट विकेट बांधा, घर में फेंके और भाग के आ गया। अरे बाप रे। कि भाई पैसे नहीं लेने। ओके बस मैंने बोला कसम खा ली, लेना ही नहीं है, या तो तू देगा 25 देगा, या तो लेना ही नहीं है देर से। अब ये बंदा मेरे को ढूंढते रहा देने के लिए पैसे। और जहाँ मेरा ऑफिस था सामने थोड़ा पान पट्टी थी, मतलब अभी किसी को अच्छी बात नहीं, पर मैं स्मोक भी कर लेता था थोड़ा सा, ऐसे है थोड़ा सा मूड बीड ऐसा, डील इधर उधर टेंशन आया तो एक ऐसा, अब नहीं करता हूँ। तो मैं आके बस वहाँ ऐसा बस सिगरेट चालू था, सोच रहा था कुछ, एक कार रुकी ब्लैक कलर की, वो आया मेरे जेब में फट से डाले 25,000 और भाग भी गया। अरे बाप रे। मेरे को समझ में नहीं आया यार ये कौन था, कैसे आया, मैं देखूं समझूं, ज़्यादा मैं उससे इंटरेक्शन नहीं किया था। 25,000 क्यों डाले,
और उसको बात को 1 महीना हो गया था। फिर मैं सबको बुलाया, यार ये ऐसा ऐसा हो गया। अब वो बोल रहे चेहरा बताओ, तो बता रहा हूँ, पर बोल रहे समझ। फिर मैंने ब्लैक कार बोली, तो बोला अरे सर वो आदमी के पास है। अच्छा। तो वो देख के भाग गया, बोला तो वो ना, हाँ उसको इतना ऐसा क्या लगा पता नहीं। उसने बोला यार इसको 25,000 कब दूँ, और मैंने छोड़ दिया था। मैं दिमाग खराब करता है यार इतना। सर ये तो रही क्लाइंट्स की बात। हाँ। अभी जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पे चलो ए ग्रेड बिल्डर्स बहुत इजीली आपको पैसे दे देते हैं। उनका एक प्रोसेस होता है, हार्डली विद इन 1 मंथ उनका पेमेंट आ जाता है आफ्टर एग्रीमेंट, जब भी आप इनवॉइस देते हो। लेकिन कुछ बिल्डर्स है जो तरसाते हैं, बिकॉज कैसे है सर, कुछ न्यू रियल एस्टेट एजेंट्स है, उनको आइडिया होती नहीं है, फॉलो अप लेते हैं, पहले बोलते हैं कि 45 डेज का हमारा इनवॉइस रिलीजिंग डे ये है, लेकिन उसके बाद 45 का 90 हो जाता है, तभी भी मिलता नहीं है। फिर बेचारा जो भी एक नया रियल्टर स्टार्ट कर रहा है, कोई भी चैनल पार्टनर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सर्वाइव करना। राइट। सो ऐसे वक्त क्या आप उनको सजेशन देना चाहोगे, और हाउ दे टैकल दिस सिचुएशन? ओके, 2 बातें यहाँ पर। सबसे पहले तो जो अच्छी वाली बात बता देता हूँ दोस्तों, ये चैलेंजेस रहने वाले हैं हर धंधे के। कोई दूध वाला है तो सवेरे 4 बजे उठना है जी, है ना। यस। और धंधा है तो उधारी या ब्रोकरेज लेना, ये दिक्कत है ही, सबकी है, ये चैलेंज है। बिना उधारी के धंधा नहीं है। उधारी दिया तो खुद के पैसे भीख मांगो जी। हम लोग क्या करते हैं, सर दे दो ना, सर दे दो ना प्लीज सर, मेरे को बच्चे का फीस नहीं है सर, ये कर दो ना, मेरा अभी 1 महीने बोला था 3 महीने हो गए सर जी। तो वो करना पड़ता है उनके साथ। तो पहले तो ये काम करो कि ब्रांडेड के साथ जाओ। कुछ तो ऐसे खराब है पर कुछ अच्छे भी हैं। जैसे मैं पूना में, मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, गेरा है जो सेम डे आपको देता है, आपने रजिस्ट्री की और सेम डे 24 आवर के अंदर, तो अच्छे भी हैं। तो भाई जब आपके पास चॉइस है तो क्यों जाते हो उसका प्रोडक्ट बेचने? ट्रू, समझ रहे हो? अरे वो मतलब है उनके पास मत का, आप टॉप के जो है गोदरेज के पास जाओ, लोडा के पास जाओ, ये लोग का अलग से पूरा सीपी का आरएम है, रिसोर्स मैनेजर है, उसके लिए लॉन्च बना के दे रहे हैं, चाय पानी दे रहे हैं, वो उनके लिए लॉन्च पे पार्टी दे रहे हैं। उन लोगों के साथ काम करो। मेरे समझ में नहीं आता इनके पास लोग जाते क्यों हैं। क्लाइंट को भी ये तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पैसे में खराब है वो है ही खराब जी, है ना। किसी को पहचानना है ना, किसी आदमी को खाली पैसा दे के देखो कि पैसे में उसकी नीयत कैसी है, बस समझ जाओगे आदमी कैसा है। बाकी तो सब अच्छे दिखते हैं, बातें तो मुंह से अच्छा कर ही रहे हैं, पर पैसा दे के देखो पहचान जाओगे। तो मैं उन बिल्डर के साथ काम ही नहीं करता, मैं बोलता हूँ रहने दे। और थोड़ा सा अपना यूट्यूब वगैरह का प्रभाव रहता है तो लोग सोचते हैं यार जाके कुछ भी बक देगा तो डेंजर है, बट सबके लिए मैं बोलता हूँ उनके साथ काम मत करो। अब वसूलने की क्या बात है, पहले ही आप समझ लो उससे। झगड़ा करके तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी मेरा हो गया था, मेरा जो एक है जैसे बिल्डर है उसके साथ हो गया थोड़ी सी तू में, पर मेरे को बैकफुट पे आने लगा, क्योंकि क्या करेंगे यार, उसके पास ही है वो प्रोडक्ट, क्लाइंट को वही चाहिए जी, है ना, उसी एरिया में चाहिए, चॉइस नहीं है। आई वॉज कमिंग टू दैट ओनली। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो उन पे काम करने के लिए, बिकॉज आपको भी पता होता है कि इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, और आपको ये भी पता होता है कि इसका पैसा नहीं मिलने वाला जल्दी, बट स्टिल यू हैव टू गिव इट टू द क्लाइंट। तो जैसे कि आपने कहा सीनियर लेवल को पटा के रखो। मैं हमेशा डायरेक्टर या कुछ भी है जिसके साथ काम करता हूँ, मैं मेन बॉस को जानता हूँ, तो ये तो डिले करना ही है, उनकी पॉलिसी वही है। मेरे को भी 1 महीने बोल के 3 महीने बाद दिया, पर वो कब, मैं फिर डायरेक्ट बॉस को फ़ोन लगाया कि सर मेरा एक क्लाइंट है, उसका चालू है बुकिंग का, ये वो पहले उसको गाजर दिखाई, उसके फायदे की बात करो। अरे बोलो ना सनत ये वो करेंगे, सर वो तो करेंगे, हमको भी ताकत चाहिए करने को, मेरा 3 महीने का पेमेंट ही नहीं आया। क्या बात कर रहा है सनत, लगी जो उसने रिलीज़ किया। तो आप ब्रोकर हो यार, खुद का पैसा नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत में आओगे। आपको प्रोटेक्ट करना है अपने क्लाइंट का भी इंटरेस्ट। करोड़ों करोड़ों रुपया आपके नाम पे लगाने जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो चालाक बनना पड़ेगा। तो यही है कि आप, वही है कि प्यार से पटा लो तो अच्छा है, नहीं तो 2-3 तरीके रहते हैं। नहीं तो मैं बोलता हूँ ठीक है ना सर, गया तो मेरे को फर्क नहीं गिरता, मैं बंद करता हूँ काम करना आपके साथ। नेगेटिव करना बहुत ईजी है आपके प्रोडक्ट का। ट्रू, अच्छा बोलने के लिए हमको मालूम है कितना ताकत लगा के बेचा, और अगर मेरा ही पैसा नहीं मिलेगा, आप मेरे को ही घुमाओगे, तो मैं काहे को आगे से बात करूंगा। मेरे को मालूम है यहाँ से क्लाइंट आते हैं, और वो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है ना, सामने वाले की हवा खसक जाती है, साला ये सही में ऐसा कर डालेगा, इसका दे दो पेमेंट। सर उसी कॉन्टेक्स्ट में और एक क्वेश्चन था अभी, जैसे कि डेवलपर्स पे ही। सो अभी आप फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स यू आर इन द इंडस्ट्री। सर आपको अभी जो डेवलपर्स प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, या फिर अभी जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ है आपको लगती है कि वो बदलनी चाहिए डेवलपर ने, या फिर ऐसा कोई सजेशन जो आप रियल एस्टेट डेवलपर्स को देना चाहोगे? यार सजेशन देखो, क्योंकि वो मेरा मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं है,
जी, मैं ब्रोकर लाइन में हूँ, बट यही है कि उनको यार क्लाइंट के साथ मतलब इतने सारे डेवलपर है ना, तो कोई ना कोई वो दे भी रहा है, कोई नहीं दे रहा है, वो अपनी गलतियों से खुद भुगतेंगे क्योंकि हजारों करोड़ का कर्जा उनके सर पे है मेरे ख्याल से। तो मैं उनको शायद ही कोई सजेशन दे पाऊंगा, बट जस्ट वो प्राइसिंग जो है कॉम्पिटिटिव रखें, ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करें, और बेचने के लिए नए नए फंडे इतने कर दिए ना, पहले आप EOI लेते हो, फिर प्री लॉन्च करते हो, प्रियोरिटी 1 का करते हो, इतना धिंगाना करते हैं, इतना हाइप करते हैं, वो सबको सिंपल रखो यार। खाली एक सोचो कि कोई बंदा यार सपने का घर है, उसकी जिंदगी की कमाई देने आ रहा है तुम्हारे पास, 20 साल लोन लेने वाला है, 20 साल जॉब का भरोसा नहीं है, कंपनी का भरोसा नहीं है, कौन सी कंपनी है जो 20 साल से चली रही है सक्सेसफुल, और वो सब पंगे लेके आ रहा है, तो कम से कम उसको अच्छा सोचो। खाली उसको मुर्गा या बकरा आ गया उसको लूटेंगे, ये नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा चार्जेस हिडन इतने ज़्यादा हैं कि अगर अपन एक्सपोज करने जाएंगे, अगेन अपन ये धंधे में क्या ही बताएं, पर अपने को सब समझता है कि ये पार्किंग का कितना ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का गवर्नमेंट कितना लेती है, कितना कमा रहे हैं, कारपेट और बिल्टअप, और यहाँ कहाँ कहाँ गड़बड़ चालू है, तो वो सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से जितना आप ईमानदारी से करोगे ना, लॉन्ग टर्म में उनको बहुत फायदा होगा। नहीं तो अच्छे अच्छे बिग शॉट थे, वो भी गायब हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिविटी फैल गई ना तो मुश्किल होगा। तो बेटर है कि यार वही है कि आप जो पैसा लेते हो उससे ज़्यादा वैल्यू दो बस जी, बाकी तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो मैं क्या ही बोलूँ। और जो ब्रोकर वगैरह बेचारा गरीब आदमी आपके लिए काम कर रहा है, इतना ला रहा है, डायरेक्ट कोई क्लाइंट आ जाता है तो कम से कम उसको बोलो कि तुम आए थे तो उसके थ्रू आना पड़ेगा। पर मैंने देखा है कि वो खुद ही जब बोलते हैं ना, वो वॉचमैन ही चोर है, चौकीदार चोर है, वो खुद ही उनका बंदा बोल रहा है कि भाई तू डायरेक्ट आ जा, उनका फ़ोन मत अटेंड कर, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। और ये जो आपको लगता होगा या कोई भी आदमी, मैं समझता हूँ कि देखे नहीं देखे, ऊपर वाला तो देखता है, और ऐसे कोई बिल्डर को मैंने कामयाब होते लॉन्ग रन में नहीं देखा, शॉर्टकट में हो सकता है इधर उधर एक दो के पैसे खा लिए हों किसी ने। तो बेटर है कि एथिक को फॉलो करें। यस, दैट्स नाइस। सो सर, ये रही डेवलपर की साइड की बात। मुझे आपको ये भी पूछना है, हमारे फ्रैटर्निटी में चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, उनके लिए अभी जो नए ब्रोकर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट में अपना करियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या टिप्स है? आप क्या बताना चाहोगे उन्हें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ देयर करियर? मेरे पहली चीज़ ये बताना है, लोग ना आ जाते हैं उसके बाद सीखना चालू करते हैं, वो स्टार्ट पहले कर डालते हैं जी, बट आप सीख के करो, या ट्रेनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये समझने की जरूरत है जी। जैसे डॉक्टर अपने 5-7 साल लेता है, इंजीनियरिंग में आपको इतने समय लगते हैं, हर एक चीज़ में, ये भी एक प्रोफेशन है। बट यहाँ पे आपने कोई चीज़ नहीं सीखी यार, आप सीधा एंट्री मारते हो और सोचते हो कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। आपको समझना पड़ेगा, इसको लर्न करो, नॉलेज लो इसका। तो बिना नॉलेज के आप क्या है, सुपरफिशियली खाली पैसे के पीछे जा रहे हैं जी, नॉलेज नहीं है, डेप्थ नहीं है उनका। So एटलीस्ट आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है पर आप दिन रात पढ़ो उसके बारे में, जो मैंने किया था जी। मुझे बहुत रातों रात कामयाबी ऐसे देखे तो मिल गई, बहुत स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस जान गया था कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ से भी मिलता था मैं उठा के सीखता था जी। तो वो लोग सीखे, नए लोग। और इसको और अगर अच्छा करना है तो मेरे ख्याल से यार जो पढ़े लिखे लोग हैं, लोग जो इसको ऐसे समझते हैं कि यार ये तो छोटे लोगों का है, मैं तो MBA हूँ या मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो जो उनका ईगो रहता है तो वो निकालना पड़ेगा। ये बिजनेस में जितना पैसा है ना, कोई MBA इंजीनियरिंग मैं बोलता हूँ किसको भी खड़ा कर दो, उससे ज़्यादा पैसा है। तो ये एक सीरियस बिजनेस है जी। अभी पहले चलता था इंडिया में, अभी जब रेरा आ गया है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है बॉस। नाउ इज द राइट टाइम जी। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। जो अच्छा पढ़ा लिखा आएगा बॉस, वो अगला अमीर बनने वाला है जी। अभी जो आए वो नहीं बनने वाले हैं जो 50 साल से हैं, क्योंकि वो पुराने तरीके से वो न्यूज़पेपर के ऐड करने वाले हैं। अभी जो आएंगे ना, वो रियल में आगे पैसा बनाएंगे, और एक सीरियस बिजनेस है ये भी। जो ब्रोकरेज फर्म, बाहर जाके देखो ना क्या क्या करते हैं वो लोग, प्राइवेट जेट पे घूमते हैं। यस जो एजेंट्स हैं, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स रहते हैं उनके पास। हाँ, और वहाँ पे ब्रोकरेज सिस्टम भी थोड़ा अलग है, लाइक 5% से तो उनका ब्रोकरेज स्टार्ट होता है इन US और कनाडा लाइक कंट्रीज। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रोकरेज दिया नहीं दिया, वो सीधा फिर कोर्ट में खींचेंगे। बिल्कुल सर, जबरदस्त है वहाँ। यस, और सारे पैसे वाले हैं जी। मैं आज तक वहाँ नहीं जानता कोई कड़का ब्रोकर है, अपने इधर ही प्रॉब्लम है ये जी सर, ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत ही भारी लोग हैं ये लोग। यस ट्रू। सो सर, और एक बात तो मुझे एक इम्पोर्टेंट इसमें पूछनी थी, लाइक आई केम टू योर ऑफिस
और आपने मुझे आपके पूरे बंडल ऑफ बुक्स दिखाए, लॉट ऑफ नॉलेज यू है, बहुत आप रीड करते हो. सो ऐसा कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहोगे आज के नए पीढ़ी के रियल एस्टेट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स को, या फिर कोई भी यूथ को जो सेल्स में आना चाहता है? रियल एस्टेट की सबसे बेस्ट बुक जो है एजेंट या ब्रोकर बनने के लिए वो है कि मिलियनियर रियल एस्टेट एजेंट. उसका कोई तोड़ नहीं है. वो हर एक के लिए मस्ट रीड बुक है. ओके. और बाकी ऐसी एकदम से नहीं लिखी गई है, बट जो आपको एटीट्यूड चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए. तो मेरी जो हाईली टॉप 5 बुक्स हैं उसमें से फर्स्ट आती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. वो बुक पढ़ ली ना बॉस, मैं बोलता हूँ हिला डाल. पूरा कंपनी, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं यार कि ये साबुन बेचा, तेल बेचा और पैसे लिए. उसमें कोई इतनी स्किल नहीं चाहिए. अपन सर्विसेज दे रहे हैं. पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों के साथ हैं वहाँ पे. लड़का लड़की, एजेड, अलग अलग प्रोफेशन, रिलीजन. इवन हाउस इज एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट. यस. तो वो जानने के लिए डेल कार्नेगी जैसा कुछ नहीं है. ट्रू. तो वो एक बुक बहुत रिकमेंड करता हूँ. उसके बाद सेकंड बुक जो मुझे अच्छी लगती है वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. आप बड़ा सोचें. थर्ड बुक जो मुझे अच्छी लगती है वो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की. वो एक बहुत टॉप की बुक है. उसके बाद सेलिंग में मैंने फ्रैंक बेंकर से काफ़ी सीखा था. हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलिंग टू हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग. वो बहुत तगड़ी बुक लगी थी जिससे मैंने सीखा. यू कैन विन की स्मॉल स्मॉल स्टोरीज और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए काम आती हैं. तो ये 3-4 बुक ऑल टाइम हिट हैं. बट डेल कार्नेगी को बहुत पढ़ना जरूरी है. उससे आपका सेल एकदम से बढ़ेगा. हर नए आदमी को इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर मुझे ये मेरे जो एजुकेशन का जो पार्ट था ये होता, क्योंकि ज्योमेट्री मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं आई, त्रिकोण चौकोन, पर अगर डेल कार्नेगी वो बुक अगर पढ़ाई गई होती ना, आज मैं इससे 10 टाइम ज़्यादा पैसे बनाता. बहुत सारी गलतियां की मैंने. आर्ग्यूमेंट कर लेता था मैं. फौजी लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है. पर जब ये बुक पढ़ने लगा तो मुझे लगने लगा कि यार सब लोग डिफरेंट हैं. आप ही सही हो, अपने ही हिसाब से होगा ऐसा नहीं होता है. तो वो मैं समझने लगा, ओपन माइंडेड हो गया थोड़ा सा कि वो भी सही हो सकता है यार. तो वो बहुत बड़ा चेंज आया. नहीं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था. आर्मी में तो क्या है, यस सर, राइट सर, सॉरी सर, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है. पर स्माइल देना या कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो मैंने यहाँ सीखा है. तो वो बुक है. और जो ये मिलेनियर रियल एस्टेट, उसके बाद बहुत सारी एनी नंबर ऑफ बुक है, पर बाहर की है. बट आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा. तो आपको सेलिंग मार्केटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है. नहीं तो आप वो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको. जी. सो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा. ऐसे कई बातें मैं अभी सनत सर के साथ करने वाला हूँ. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे कई पॉडकास्ट आपके सामने लेके आऊँ और मेरे पॉडकास्ट पे ऐसे ही कई जानी मानी रियल एस्टेट की हस्तियां आई, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिए और साथ ही में कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं ऐसे कई पॉडकास्ट आपके सामने लेके आता रहूं जो कि मोटिवेटिंग एंड नॉलेजेबल हो. सो चलिए कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट. सो सर इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे और एक आपसे बात करनी थी. सो लॉट ऑफ पीपल बुक तो खरीद लेते हैं. मेरा भी एक चैलेंज है, मैंने बुक्स तो पढ़ी है बट सर एक जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है आजकल की यूथ में बहुत कम है. बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया, कॉन्स्टेंटली देयर आर नोटिफिकेशन. तो आप अगर पढ़ भी रहे हो तो सडनली कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप मतलब आपका इंटेंशन भी नहीं रहता एंड सडनली यू गेट इन टू दैट जोन कि आप यू स्टार्टेड स्क्रोलिंग. आप इंस्टा पे चले जाओगे, रील देखना चालू कर देंगे और जो बुक लेके हम पढ़ने वाले थे वो रह गया. सो हाउ टू ब्रिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा मुझे लगता है बहुत सा यूथ कम होता है. इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर इफ समबडी इज रीडिंग, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड हाउ टू टेक दैट इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. मैं आपके मतलब ये बुक पढ़ने को लेके हो गया, और कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आपके पास ड्रीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बस. ओके. ये पूरे बिजनेस को मतलब हाउ तो बहुत कुछ है कि हाउ टू रीड बुक, हाउ टू डू दिस, हाउ टू कॉल एंड बट वाई अगर आपका स्ट्रांग है. जैसे मैं जब आया था तो मैंने एक को चैलेंज कर दिया था कि बॉस मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ और मैं इसमें सक्सेस बन के दिखाऊंगा. और उसने मेरा मजाक उड़ाया था कि जा यार तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसा नहीं है. तो वो एक मेरे लिए ऐसा था कि इसको करके दिखाना है और मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया था अपना जो था. तो मेरे लिए था कि बॉस ने बोला था कि तू वापस आएगा पैर पड़ेगा. आज जो छोड़ के जा रहा है ना
तो या तो मैं वहाँ जाऊँ और वापस से उसके सामने पैर पड़ूँ, या तो जाके कहीं मर जाऊँ। तो जब जीने मरने का सवाल था, बच्चे बड़े थे, उनकी फ़ीस भरनी थी, खाने का क्या होगा, एकदम से ऐसे डिसीजन ले लिया था। तो जब आपके पीछे ऐसा रीज़न रहेगा ना, तो आपको जो बोलोगे वो करोगे, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। खाली आपका सपना बहुत नॉर्मल है, ठीक है यार नहीं चला तो ये कर लेंगे, काम तो चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ना बड़ी करो इसको। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर। जब मैं एमवे में था तो मुझे स्पॉन्सरिंग करना होता था, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, नहीं हुआ तो मैं बॉस के जो मेरे से अपलाइन थे, मैंने कहा सर लोग सुनते ही नहीं, इतना ये बोलते हैं, इतना ऑब्जेक्शन करते हैं, ये मेरे से नहीं होता, छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि अगर सनत तुम्हारे बच्चे को कोई टेररिस्ट उठा ले जाए, तुम आर्मी में हो, और वो बोले कि अगर तुमने कल तक किसी आदमी को ज्वाइन नहीं किया तो क्या तुम बोलोगे, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा, उसका चेहरा नहीं देख पाओगे, तो तुम कर सकते हो या नहीं? मैंने बोला 1 नहीं 5 को कर दूंगा। तो बोला ये कहाँ से हो गया? क्योंकि जब आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, तो ये एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे आपके, कि मेरे को बुक में नींद आती है या नोटिफिकेशन आते हैं, किसने बोला मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। यू विल स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस देन, आइदर यू विल मेक मनी और मेक एक्सक्यूजेस, चॉइस इज योर्स। बहाने बनाने वाले कोई दुनिया में कामयाब नहीं बना, सबके पास वो सन थे, पर उसने बोला फिर भी किया, मन हो रहा था मूवी जाऊँ, मन हो रहा था ये करूँ, डिस्टर्बेंस आ रहे थे, पर मेरा सपना बहुत बड़ा था जो मेरे को सोना ही नहीं देता था, दिमाग ख़राब करके रखा था। मेरे लिए वो था, मेरे लिए 20 घंटा काम करने के बाद भी मैं सोचता रात के 2 बजे भी कोई बोले ना, मैं भाग के जाऊँ दिखाऊँ, क्योंकि जीना मरना यार, बेइज्जती हो जाएगी, किसको मुंह दिखाएंगे। आर्मी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, घर वाले बोल रहे थे देखते हैं क्या कर लेगा, ये फेल होने का वेट कर रहे थे दोस्त लोग, पर मैंने बोला कि यार ये मौका है। तो जब आप ऐसे, तो आप बुक भी पढ़ने लगोगे, कोई कुछ भी बोल देगा करने पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो आपकी इनकम कभी नहीं बढ़ेगी। पहले आप दिमाग से करोड़पति बनते हो, काबिल बनते हो, यहाँ आता है पैसा, बाद में आपके पॉकेट में आता है। पहले कामयाब बन जाऊँगा फिर मैं अच्छा इंसान, ऐसा नहीं होगा। पहले सोच बदलेगी आपकी, प्रोग्रामिंग चेंज होगी। वो कहाँ से होगी? अगर कोई इंसान बोलता है ना, ईगो हर्ट होता है, यार मेरे को सिखा रहे हैं, खुद को नहीं देखते। पर बुक है ना, साइलेंट टीचर है यार, नहीं गुस्सा करना गलत बात है, मैंने सीखा डेल कार्नेगी से, वो तो नहीं जानता ना, मैं नहीं करूँगा गुस्सा। एंड वो चेंज मेरे को आज यहाँ तक बना दिया। और कोई पूरी ज़िंदगी 50 साल अपना तजुर्बा देखने के बाद एक बुक लिखता है। हम आपकी तो हैसियत नहीं कि लिख दें, या लिखेंगे भी तो वड़ा पाव के यहाँ होगी बुक, यू नो। उसने 50 साल का एक्सपीरियंस, तो उसका 50 साल का एक्सपीरियंस मैंने एक बुक से पढ़ लिया 1 महीने में, तो मेरी सोच बन गई। हर एक कामयाब आदमी वो बुक बहुत पढ़ता है, हर एक, बिल गेट को ले लो, किसको। तो ये अब कैसे करना है, तो आपको बस एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि 20 मिनट या 4 पेज में पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। नींद आती है खड़ा होके पढ़ूंगा, यू नो। आपको अमीर बनना है ना, आपको कार बदलनी है, तो वो सपने हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे बस। तो अपना कोई ऐसा रीज़न ढूंढो, और फिर आप ना अरबपति बन सकते हो। सारा पावर सपने का है, बाकी तो कितने सिखाने वाले पड़े हैं यार, हर जगह भरा है नॉलेज। तो मैं सबको, मतलब सबसे, अगर मेरे से कोई एक मैसेज है तो मैं एक ही कहूँगा, दोस्तों आप अपना रीज़न ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसे में ज्वाइन कर लिया आपने, कौन सा लगा है, लाखों में भी नहीं लग रहा है पैसा, तो क्या डर है आपको? नहीं चला तो क्या ही फर्क, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जाके किधर और जॉब कर लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मिल जाएगा 5-6 लाख का पैकेज। बट रियल एस्टेट के लिए क्या रीज़न है, वो स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ लो बस। इधर आना भी आसान है, जाना भी आसान है, इसलिए 95% फेलियर है। आने में भी कुछ नहीं लगता है, 10,000 का रेरा लगता है, जाने में भी क्या लगता है। पर आप एक बिजनेस चल जाते, कंपनी डालते, 5-10 करोड़ का लोन लेते, बर्डन रहता है, EMI भरनी है, तो चलाते कि नहीं? बिल्कुल। जो करना पड़ता करते, रात को नींद नहीं आती, टेंशन आता, क्या करूं, ये है, ऐसा हो गया। पर यहाँ पे पैसा नहीं लगा, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। और यही प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं लगा। यही बिजनेस का रेरा अगर आपको 1 करोड़ का मिलता ना, तो इसमें ऐसे सीरियस लोग आते और इतना दिन रात काम करते, पूछो मत। पर कुछ गरीब हैं, भगवान भी उनके बारे में सोच रहा है कि जो आएंगे, जिनका सपना इतना इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी बोलेंगे वो करेगा और आगे बढ़ जाएगा। यस। सो सर, अभी ये तो हमारे थोड़ा फ्रेटर्निटी के बारे में बात हो गई, डेवलपर्स के बारे में बात हो गई। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स। अभी सर बहुत से क्लाइंट रहते हैं जो अभी फर्स्ट बायर है, उनके लिए बहुत से सजेशन बहुत से अलग अलग चैनल पार्टनर्स ने भी दिए हैं, जो मेरे पॉडकास्ट पे आए उन्होंने भी दिए हैं। लॉट ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल। बट सर एक मोस्ट प्रैक्टिकल जो मैं सजेशन आपसे पूछना चाहूँगा क्लाइंट के लिए, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए, हाउ टू स्पॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी लोग क्या है, वी हैव न्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मैं नई प्रॉपर्टी दिखा दिया, क्लाइंट विल आस्क मी यार किस में एप्रिसिएशन हो गया,
ओके, यू कैन नॉट जज एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे अप्रिसिएशन होगा, डेफिनेटली सभी जगह अप्रिसिएशन होगा, अच्छे डेवलपर्स है, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि दे गॉट द मनी, इट्स देयर सेकेंड परचेज, थर्ड परचेज, उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं जाना होता, या फिर उन्हें ऐसी प्रॉपर्टी लेनी होती है जहाँ पे दे फाइंड दैट यस दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट आई वांट टू ग्रो अप। तो आप कैसे गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हो रियल एस्टेट में सर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। गुड क्वेश्चन कि नया कोई आदमी है, इन्वेस्टर अगर है तो इन्वेस्ट कहाँ करे। मैं दोनों की आपको बता देता हूँ कि अगर रीसेल में भी है कोई, जैसे आप प्राइमरी सेल में करते हैं तो उसके लिए सिंपल है कि आपको एक तो ब्रांड के साथ जाना है, दूसरी चीज़ ये देखना है कि जब वो एकदम अर्ली स्टेज में लॉन्चिंग है, पहली इन्फॉर्मेशन जिसको मिलेगी आज वो पैसे बनाता है। सब इन्फॉर्मेशन का खेल है। लीड भी आपके मेरे से पहले आपके पास आ गई, आपने पहले टैगिंग कर लिया, तो ये एज ही वही है जिसके पास पहली है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप डेफिनेटली, क्योंकि लॉन्च में ही आप 10 से 15 लाख का प्राइस एप्रिसिएशन पा चुके होंगे जी। यू नो हम जानते हैं प्रायोरिटी 1 पता लगा मॉर्निंग में ये था, प्रायोरिटी 2 का रेट 500 रुपये बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, वहाँ पे पैसा है। एक बार लॉन्च होके 20-30% सेटल उनका हो गया तो फिर बिल्डर ज़्यादा नहीं सोचता है, फिर वो बढ़ा के रखता है प्राइस। तो वही एक अर्ली एज में रहेगा, बट एक ही चीज़ है कि टॉप ब्रांड के नीचे मत जाओ, बस सिंपल है। दूसरी चीज़ है कमर्शियल ज़्यादा रेजिडेंशियल से रिटर्न दे रहा है, ये समझना है। अगर आप ROI देख रहे हो तो गो फॉर कमर्शियल, रेजिडेंशियल उतना नहीं देगा जी, रेजिडेंशियल नहीं आएगा। हाँ, तो पर कमर्शियल के लिए ये बहुत निहायत ही जरूरी है कि आप जैसे पुणे की बात करें, पंचशील के साथ जाओ, क्योंकि वो मेंटेन रहनी चाहिए। बाद में मेंटेन नहीं रही तो अच्छे ऑफिसेस नहीं आएंगे, अच्छा नहीं निकलेगा, जो बड़ी बड़ी MNCs नहीं आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे के साथ जाओ, भले आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ रहा है, आप 40 पीस मत ले लो, सस्ते के चक्कर में गलत चीज़ मत ले लो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करो, आपको आगे भी चल के उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा जी। तो कमर्शियल एंड देन एकदम इनिशियल स्टेज पे, इसके लिए आपको CP से ही कांटेक्ट में रहना पड़ेगा जी, क्योंकि लोग डायरेक्ट सोचते हैं मेरे पास आएगा, बहुत लेट आपको इन्फॉर्मेशन ली। CP को उनके जो चैनल पार्टनर है, जो रिसोर्स मैनेजर, पहले से ही कि 2 महीने बाद ये लैंड पार्सल जब देता है कोई बिल्डर, तभी बता देते हैं कुछ तो आने वाला है, और वो टाइम पे डाला पैसा तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन चैनल पार्टनर्स को जो सोर्सिंग मैनेजर्स है, डेवलपर के, वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं, दिस इज अबाउट टू बी कमिंग, ये अभी यहाँ पे आने वाला है, ये वाला यहाँ पे कमर्शियल आने वाला है, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर्स के शॉप ओपन करेंगे, सबसे पहले हम प्रीमियम यूनिट्स ओपन करेंगे, ये कॉस्ट रहने वाली है। सो दे आर विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो CP में आप बिल्डर से ज़्यादा सही CP को सिलेक्ट कर लो, मैं तो ये कहूँगा जी सर। लोग ना पैसे बचाते हैं, सोचते हैं कि ब्रोकरेज, अरे ब्रोकरेज नहीं लगता है प्राइमरी में जी सर, ठीक है। तो आप मतलब ये पता नहीं कहाँ से नो ब्रोकरेज कंपनी आ गई। नो ब्रोकरेज तो हर कोई काम कर रहा है, आपसे कोई पैसा लेता ही नहीं है। उल्टा जो नो ब्रोकरेज बोल रहे हैं, मैं कभी डिकोड करूंगा उसको कि वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं एक CP से। कोई उनका आके पर्सनली बंदा आपको गाड़ी में बिठा के काम नहीं कर रहा है आपके साथ तो वो चलो अगला मुद्दा रहेगा, बट आप एक अच्छे CP, अब उसको कैसे जाने, जस्ट उसका देखो भाई, रिव्यू देखो, उसको ठोक बजा के देखो कितना काम किया, टेस्टिमनी मांगो, यही तरीका है, और तो कुछ जान नहीं सकते। और वैसे आदमी के साथ आप रहोगे, बहुत सेफ रहोगे, और वो आपका पैसा बढ़ा के देता रहेगा। ट्रू, ये 100%। और साथ ही में सर, अगर रीसेल में अगर उनको अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है तो उसका एक ही फिक्स तरीका है कि पॉश एरिया में अगली प्रॉपर्टी ढूंढो। ओके, एकदम कोरेगांव पार्क में जाओ और एक खंडहर है जिसपे जाले लगे हो, इसका मतलब ये अनअटेंडेड है। क्योंकि कोई रहता आसपास तो वो उसको रोज आता, देखता, दरवाजा खोलता, साफ करता। NRI होगा, बाप ने कमाया होगा, बेटे को परवाह नहीं है, बिग शॉट होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को उनको कोई लेन देना नहीं है, उसको ओनर को सर्च करो और बेच डालो। जो मार्केट में आ रहा है 10 ब्रोकर को लगा रहा है बेचने के लिए, खुद भी नो ब्रोकर पे डाल रहा है, 99 पे मैजिक, वो आदमी तो खाली तकलीफ देने के लिए, उसको बेचना भी नहीं है। मतलब उसको बेचना तो है, खैर लेकिन महंगा बेचना है, पर उसको मार्केट से ज्यादा चाहिए, जो कि होता नहीं है। हकीकत में सौदा हमेशा मार्केट प्राइस में होगा, 19-20 होगा। मान लो 1 करोड़ है तो ज्यादा से ज्यादा 98 या 1 करोड़ 2 लाख जी। पर सोचे 1 करोड़ की चीज 70 में मिल जाए, चांस की चीज दे दो, होता नहीं है बॉस जी। और कोई बोले कि मैं 1 का 1.5 में बेच दूं, वो थक के बेचेगा, उल्टा नाम खराब करेगा। मैं हमेशा बोलता था, जो ज्यादा मांगते थे ना, यू आर हेल्पिंग अदर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम चीज 1 करोड़ की है, तुम 1.5 करोड़ बोल रहे हो, तो हम क्या करते हैं, सर देखो 1.5 करोड़ में बिक रहा है, मैं आपको 1.10 में देता हूँ। मैं खाली उसको बोल के, उसके मुंह पे बोल के कि खाली आपके ना फ्लैट दिखाता हूँ, बेचता दूसरे का हूँ, तो इजी हो रहा है मेरे लिए, आप बढ़ा के बैठो, कुछ होने वाला नहीं है। तो उनके लिए एक ही है कि ऐसी चीज़ों को, और जिसको भी देखते हैं ऑफर जरूर देने का।
ये नए पुराने दोनों में, रिसेल और फर्स्ट में भी। गए ऑफर दो, नेगोशिएट करो, नेगोशिएट होता है, कितना भी बोलने दो, अपना ऑफर देके छोड़ने का। जो आता है, जिसका कॉल आ रहा है उसके साथ बैठेंगे, कम से कम उसके बदले में वो कॉर्नर का दे देगा, कम से कम कुछ एक्स्ट्रा दे देगा, वहाँ पे भी आप डिमांड कर सकते हो नेगोशिएट में। ऐसे करके आप पैसे बना सकते हो। सो सर, और एक क्वेश्चन क्लाइंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि बिकॉज बहुत से इन्वेस्टर्स क्लाइंट है जो मेरे भी वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली आपको भी इंक्वायरी करते होंगे। सो बेसिकली सर, पुणे के रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी लोकेशंस आर दी फ्यूचर लोकेशन जहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है रिटर्न का? ऐसी कौन सी लोकेशन है सर? ओके, देखिए ओवरऑल जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र इंडिया में टॉप पर है, और इंडिया अभी सबसे आगे जाएगी, और 2030 तक हमारे प्रेडिक्शन बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं जिस हिसाब से सब सेंटीमेंट है मार्केट के। बूमिंग कंट्री। तो हम लोग लकी हैं यार, हम लोग सबसे पहले प्लानेट अर्थ पे आए, ह्यूमन बीइंग बने, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के बाद महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र के बाद भी पूना आना अगेन बहुत अच्छी अच्छी बात है। आप जैसे जानते हो पूना कई वजह से फेमस है, यहाँ पे एजुकेशन आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, IT है, सारी चीज़ है यहाँ पर, जो एक सिटी को स्मार्ट सिटी या उससे भी बेहतर बनाने के लिए जो ज़रूरत होती है। यहाँ का वेदर देखो, यहाँ के लोग देखो, यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, हर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई कॉलेज है, तो ये बहुत अच्छी बात है मतलब हमारे लिए। तो इसका कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो, ये आपकी किस्मत है। और उसके बाद रियल एस्टेट में आ जाना अगेन बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने बात किया कि कहाँ हम ग्रे रहे, तो पूना देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो मेन है वहाँ पर हिंजवाड़ी एक लोकेशन है, यहाँ पे खराड़ी आ जाता है, और आसपास का एरिया आ जाता है। अब जो मुंबई वाले होते हैं या जो सतारा वाले होते हैं, वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग वेस्ट में इन्वेस्ट करें, उनको हाईवे से नज़दीक हो जाता है। और धीरे धीरे अभी पूना मुंबई जो है कनेक्ट होने पे, अभी थाने आ गया बीच में, बहुत नज़दीक हो चुका है। और भी एक कुछ काम चालू था जहाँ मैंने सुना था कि आधा 1 घंटा और भी कम हो जाएगा जो सफ़र है, तो वो टच होने को ऑलमोस्ट। एंड देन जो इस तरफ रहते हैं अहमदनगर, तो हाँ, तो ये लोग विमान नगर प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका ये जो सिटी का 1-1.5 घंटे का टाइम है वो काफ़ी बच जाता है। तो ये दोनों एरिया बहुत अच्छे हैं, बट वेस्ट में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जो मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो लिमिटेड हैं जो खराड़ी के आसपास ही हैं, तो वेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा एनी टाइम। और अपकमिंग एरिया जैसे पिंपले, सौदागर, एंड देन ये पूरा ही बेल्ट जो है, मतलब बानेर के आगे का है, से जो भी कनेक्टेड वो वहाँ पे बूम है बॉस। मैं देखता हूँ हर बार इतना चेंजेस आ जाते हैं, पूछो मत जी। तो वहाँ पैसा बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ईस्ट वेस्ट दोनों में कर सकते हैं। ईस्ट का ये फ़ायदा है कि चलो आपको फिनिक्स मिल जाता है, आपको एयरपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि सबको आजकल, पहले जैसे रेलवे स्टेशन देखा करते थे हम लोग, एयरपोर्ट हो चुका है जी। तो वहाँ पे कॉलेजेस अच्छे हैं, बाकी भी इंफ्रा काफ़ी अच्छा है। कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, ये थोड़े से प्रीमियम एरिया आ जाते हैं, मतलब पॉश एरिया जैसे माना जाता है कि वहाँ पे आप जाओ तो ऑटोमेटिक मर्सिडीज BMW बढ़ जाती है, जैसे जैसे वागोली जाएंगे मारुति बढ़ जाएगी तो वो एक उसका फील है ही। तो ये दोनों एरिया काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो मुंबई पुणे तो डेफिनेटली था, थाने एक बहुत अच्छा हो चुका है, नासिक में मुझे अच्छा पोटेंशियल लगता है, और अगर नागपुर अगेन गुड है, अच्छा है वहाँ पर। ये कुछ सिटीज़ हैं जो पुणे में अच्छा, मतलब महाराष्ट्र में अच्छे करेंगे, और पुणे में ईस्ट वेस्ट पे मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कि इन्वेस्ट करना ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट सर। अभी एक सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और उसके बाद हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। डेफिनेटली विल कम अप विद द पार्ट 2। आप वापस आएंगे डेफिनेटली। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल कम टू माय पॉडकास्ट अगेन। नहीं आऊँगा, ये जो सब्सक्राइबर हैं आपके, 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है मैंने सुना है, और इतने कम टाइम में इतना अच्छा किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। You are doing a fantastic job. Thank you so and much. my best wishes with you. Thank you so much sir. Yeah, तो keep on doing, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो आपके लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि भाई इस पे अगर मुझे लगता है कि कितना टारगेट दें इनको, उससे ज़्यादा लाइक होंगे, क्योंकि मैंने कुछ छुपाया नहीं है। ये निखिल के लिए था, इसलिए नहीं तो मैं बड़ी आज तक मैं निखिल आपको बता दूँ, मैं कहीं नहीं गया। जी सर, जी सर, कभी भी नहीं, किसी ने भी बुलाया, बट आपके पास आया क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं तो बिल्कुल सर, मैं पर्सनली आपसे मिलने भी आया, बिकॉज आई वांट टू पर्सनली इनवाइट यू। यस सर। तो भाई कुछ आप अपने लोगों को बता दो कितने लाइक और सब्सक्राइब। सर आप बताइए आपको कितने चाहिए। डेफिनेटली अगर मेरे व्यूअर्स होंगे तो डेफिनेटली वो मुझे लाइक देंगे। ओके, how about 200 likes? Yes, definitely. More than 100 comments? Yes. Okay, तो दोस्तों अगर ये 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए इस वीडियो पे, और 200 नहीं 500 लाइक तो चाहिए, उसमें तो थम्स अप करना है, तो फिर सेकंड पार्ट मिलेगा, अब आपके हाथ में है। That's great. Guys, सुन रहे हो ना? So please
मेक एटलीस्ट 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आने चाहिए, नहीं तो सर नहीं आएंगे. हाँ सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ये डेफिनेटली ये पॉडकास्ट को लाइक करो और मोर देन 500 कमेंट्स भी कर दो. तो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली अभी ये थोड़ा एजेंट सेंटरिंग में पूछना चाहूँगा. आप अभी जो न्यू एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनको क्या टिप्स और देना चाहोगे? यार मुझे लगता है कि ना मुझे जलन होती है यंग लोगों से, अगर कोई 18-20 साल में रियल एस्टेट में आ रहा है कि यार इसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा. यू नो दैट पर्सन विल बी लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इफ ही यू नो अंडरस्टैंड करता है इस अपॉर्चुनिटी को. आज काम करता है, 2-3 साल सीखने में भी घलाता है, किसी के पास जॉब भी करता है, तब भी यार मैं आया तो मैं 40s में आया था यहाँ पे, तब भी वो 30 साल मेरे से एडवांस है. मेरे टाइम पे तो उसके पास ऐसा गैराज में ऐसे 30 कार होगी, 1 तारीख को ये, 2 तारीख को ये, 30 तारीख ऐसे निकालेगा वो. इतना पैसा है बॉस यहाँ पे. बट यू नो जो नए लोग हैं ना वो लोग शॉर्टकट बहुत मतलब इंस्टेंट चाहिए उसको. क्या बोलते हैं मैगी जनरेशन, है ना, 2 मिनट में चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस. यू नीड टू हैव फेथ, पेशेंस, हार्ड वर्क. कोई भी बड़ा शहर है उसको वक्त लगा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, झोपड़ियां हैं रातों रात बकती है लेकिन उड़ जाती है हवा आती है. तो आप ये सोचिए कि आप क्या लगा रहे हो, यू नो. तो ये बहुत बड़ी चीज बना रहे हो. इट विल टेक सम टाइम. आपको बुनियाद, आप देखिए हम बिल्डिंग में बैठे हैं तो इसके नीचे भी बहुत खुदाई हुई होगी और दुनिया की जितनी बड़ी इमारत है उस पर और ज्यादा गहराई में उसको यू नो डिग किया होगा. तो शुरू में जब आप आते हो तो रिटर्न साइड में आप जा रहे हो, जबकि जाना इमारत को ऊपर था. तो आपको लगता है ग्रोथ तो दिख नहीं रही है, बट आप सीख रहे हो यार. वो रिजेक्शन आपको मजबूत बना रहे हैं. वो जो यू नो क्लाइंट ने बोला था नहीं आया, जो स्ट्रगल है आपको, वो आपकी न्यू को बना रहे हैं. वो जितनी स्ट्रांग होगी आप फिर उसके बाद कितनी भी फ्लोर की ना बिल्डिंग बना सकते हो. तो भागना नहीं, क्विट नहीं करना. और जैसे निखिल भाई का है, आपको जो यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है उससे सीखो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो और एसोसिएशन में रहो. ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको. कोलैबोरेशन, बुक्स इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाएंगी. उसके बाद ऐसे वीडियोस देखो जो मोटिवेट करेंगे. हम नेगेटिव आते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है यार, इमोशन है, फीलिंग है. किसी ने टोकन कैंसिल हो गया, मेरा 3 लाख आना था और 0 हो गया तो होगा अफसोस, लेकिन फिर से मैं बाउंस बैक करूं तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एक वीडियो देख लिया फिर से कि यार उसके साथ भी ये हुआ था, बिल्कुल नो ये. और फिर ऐसे लोगों के नेटवर्क बनाओ, बिल्डर, पेंटर, यू नो, जो इस फील्ड से ही जुड़े हुए हैं. कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट. हाँ, तो वो माहौल में रहोगे ना तो आप कभी भी बाहर नहीं जाओगे. एक छोटी सी खाली स्टोरी, आप देखो एक सिगड़ी होती है जहाँ कोयला डालते हैं तो यू नो वो जलने लगता है. बाहर एक रखा है कोयला, डालें और जो जलता हुआ है उसको भी निकालते हैं तो क्या होता है, बुझ जाता है वो. तो होता क्या है, माहौल चाहिए आपको ग्रो करने के लिए. जब आप इन सब से मिलके रहोगे, है ना, तब आप एकदम जलते रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, बर्निंग डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, और जब आप बाहर निकल जाओगे, लोगों से कट जाओगे तो फिर आप खत्म हो जाओगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. With this I have done. Thank you so much, Nikhil. Thank you so much for such a motivating word, sir. We have learned a lot from this podcast. This podcast was one of the most valuable podcasts. अब तक 3 बनाए हैं, ये सबसे valuable था सर. Thank you so much for coming. So इसी के साथ आज का हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होता है. ऐसे ही पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा. तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल निखिल मावड़े. So this is Nikhil Mawale signing off. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.